Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न है। पहला, समीकरणों को हल करो। और इस पहले प्रश्न में जो समीकरण दी गई है वो दी गई है x-2 = 7। तो इस समीकरण को हमने हल करना है। समीकरण हल करने का मतलब है x का मान निकालना। इस x को हम गणित की भाषा में चर भी कहते हैं। तो जब इस चर का मान या x का मान निकल जाता है तो ये हमारी समीकरण हल मानी जाती है। अभी बाएं पक्ष में समीकरण के दो पक्ष हैं, बराबर के इस ओर बायां पक्ष और बराबर के इस ओर दायां पक्ष। तो अभी बाएं पक्ष में x-2 है और दाहिने पक्ष में 7 है। तो x का मान निकालने के लिए हमें बाएं पक्ष में x को अकेला करना पड़ेगा या -2 को बाईं ओर से हटा करके दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। अगर हम -2 को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह दाहिने पक्ष में जा कर के ऋण से धन हो जाएगा और यह समीकरण इस तरह से हो जाएगी। x = 7, 7 दाहिने पक्ष में पहले से था और इसके साथ अब आ गया है -2। ये ऋण से धन हो गया है और ये हो गया है x-2 या x = 9, 7 और 2 9, x = 9। तो यहाँ पर हमारी ये समीकरण हल हो गई है और x का मान निकल गया है 9। अब तीसरा प्रश्न जो कि इस तरह से है, 6x - 12। 6x का मतलब है 6 गुणा गया x = 12। यहाँ से भी हमें बाएं पक्ष से, क्योंकि हमने चर को अकेला करना है और चर अभी बाएं पक्ष में है और बाएं पक्ष में हम देख रहे हैं कि 6 गुणा गया x है। तो x के साथ जो गुणा में है 6 उसको हम बाएं पक्ष से हटा देंगे और बाएं पक्ष से जब ये हटेगा तो ये दाहिने पक्ष में पहुंच जाएगा। लेकिन गुणा वाला भाग में जाता है, गुणा वाला सदैव भाग में जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, x बराबर दाहिने पक्ष में पहले से 12 है और अब इसके साथ भाग में बाएं पक्ष से 6 आ गया है। तो ये हो गया x = 12/6 या x बराबर, अब हमने 6 का भाग 12 में दिया तो 6 दूने 12। इस तरह से x का मान 2 आ गया है और हमारी समीकरण हल हो गई है। एक और प्रश्न देख लेते हैं जिसमें समीकरण इस तरह से है, t/5 = 10। यहाँ पर बाएं पक्ष में t/5 है और दाहिने पक्ष में 10 है। इस समीकरण में जो चर है वो t है। हमको यहाँ t का मान निकालना है। हमें t का मान निकालने के लिए बाएं पक्ष से 5 को हटाना पड़ेगा। 5 यहाँ से हटेगा तो ये दाहिने पक्ष में चला जाएगा और चूँकि 5 बाएं पक्ष में भाग में है तो भाग वाला दाहिने पक्ष में गुणा में जाता है। तो यह इस तरह से हो जाएगा। अब केवल t ही बाएं पक्ष में रह जाएगा और दाहिने पक्ष में पहले से 10 है और इसके साथ गुणा में बाएं पक्ष से 5 आ जाएगा या t = 10 × 5 = 50। t = 50। इस तरह से ये समीकरण भी हमारी हल हो गई। अगला प्रश्न है, 16 = y/1.5। यहाँ बाएं पक्ष में 16 है तथा दाएं पक्ष में y/1.5 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चर है y या
जिसका मान निकाला जाना है y का, वो दाहिने पक्ष में है। तो हम यहाँ दाहिने पक्ष से 1.5 को हटा सकते हैं। 1.5 दाएं पक्ष से हटेगा तो ये बाएं पक्ष में आएगा, और चूँकि ये भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, ये बाएं पक्ष में गुणा में आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या पहले दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में 16 था और इसके साथ अब गुणा में आ जाएगा 1.5 बराबर का बराबर, और y दाहिने पक्ष में अकेला रह जाएगा। अब हमने 16 और 1.5 को गुणा करके लिखना है। 16 और 1.5 का हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा इस तरह से हो जाएगा, 16 गुणा गया 1.5, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, 0 का 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, और दशमलव का एक स्थान है तो हमने दशमलव यहाँ लगा देना है। तो ये आया 24, ये आया 24। तो हम यहाँ लिख पाएंगे अब 24 बराबर y का मान निकल चुका है 24, अतः हमारी ये समीकरण भी हल हो गई है। अगला प्रश्न हमारे पास है 14y ऋण 8 बराबर 13। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यहाँ बाएं पक्ष में y है जो कि चर है, उसका मान हमें यहाँ निकालना है। तो हम बाएं पक्ष में y को रहने देंगे और उसके साथ जो भी है उसको हम दाहिने पक्ष में शिफ्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले 14y को हम यहाँ रहने देते हैं बाएं पक्ष में, और ऋण 8 को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं और ये दाहिने पक्ष में चला जाएगा धन 8 हो करके। तो ये हो जाएगा 14y बराबर 13, दाहिने पक्ष में पहले से है और इसके साथ आ गया है धन 8, ऋण का धन हो गया है, या 14y बराबर 13 और 8 21, 13 और 8 का योग 21। अब हमने देखा कि बाएं पक्ष में ये 14 गुणा गया y है, तो हम बाएं पक्ष से 14 को भी हटाएंगे ताकि y अकेला रह सके। क्योंकि 14 गुणा के साथ है, गुणा के संबंध में है, अतः यह दाहिने पक्ष में जा कर के भाग में चला जाएगा और हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। अब यहाँ y अकेला रह गया और दाहिने पक्ष में पहले से मौजूद है 21 और इसके भाग में चला गया 14, और दाहिने पक्ष को हम छोटा कर सकते हैं। अंश में 21 है और हर में 14 है, इन दोनों में 7 का भाग जाता है, 7 दूने 14 और 7 तियाँ 21, यानी 3/2। तो y का मान आया है 3/2। जैसे ही चर y का मान निकला है हमारी समीकरण हल हो गई है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, x/3 धन 1 बराबर 7/15। इस समीकरण में बाएं पक्ष में x/3 धन 1 है और दाहिने पक्ष में 7/15 है। अब हम बाएं पक्ष से x के साथ जो भी है उन्हें हम हटाएंगे और दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे, दाहिनी तरफ इनका पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले हम धन 1 को बाएं पक्ष से हटाते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा x/3 बराबर, अब धन 1 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा लेकिन वहाँ ये ऋण 1 हो जाएगा। अभी दाहिने पक्ष में 7/15 पहले से मौजूद है और इसके साथ आएगा ऋण 1। अब आगे थोड़ा सा इसके दाहिने पक्ष को सरल कर लेते हैं। ये है x/3 बराबर 7/15 ऋण 1, या इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। और आगे हम दाहिने पक्ष के में जो हर हैं, हर में जो संख्याएं हैं, जैसे 7/15 के हर में 15 है और 1 के हर में 1 है, तो इन दोनों का हम लसागु
ले सकते हैं जो कि 15 आएगा, यानी x/3 बराबर 200 ले लिया हमने 15, और 15 का भाग 15 में एक बार, और 1 से हमने इस अंश यानी 7 को गुणा करके यहाँ लिखना है। ऋण का ऋण 1 का भाग 15 में 15 बार जाएगा, और उस 15 से 1 को गुणा करके हमने यहाँ लिख देना है। अब हम दाहिने पक्ष में 7 से ऋण 15 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 7 से ऋण 15 को घटाना है। घटेगा तो बड़े से छोटा ही, लेकिन चिन्ह बड़े का आएगा, बड़ा 15 है तो बड़े का चिन्ह आएगा ऋण। ऋण 8, 15 से 7 गया 8, ऋण 8/15 ये हमारा अभी तक आया है। अब हम बाएं पक्ष से 3 को भी हटाने वाले हैं, जो कि x के बटे में है। 3 बाएं पक्ष में भाग में है, दाएं पक्ष में ये गुणा में चला जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा x बराबर ऋण 8/15 गुणा गया 3, और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाता है 8 3 24, ऋण 24। यहाँ पे ऋण इसलिए आया क्योंकि 8 का चिन्ह ऋण है और 3 का चिन्ह धन है, तो धन ऋण का ऋण 8 3 24/15। और इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि अंश और हर दोनों में 3 का भाग जाता है। 3 5 15, 3 8 24, यानी ये बना ऋण 8/5। अतः यहाँ पर x का मान आ गया है, या x बराबर ऋण 8/5। x बराबर ऋण 8/5।